हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा जो 2025 है उसके रिगार्डिंग जो क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है, उसमें आज हम साइंस का जो विशेष टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है कि इससे एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आने की संभावना है। टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन। आज इस क्लास में डिस्कस करते हैं अपन अपशिष्ट जो प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, वो क्या होता है। इसके पहले हम जानेंगे अपशिष्ट क्या होता है। अपशिष्ट का मतलब ये है कि हम जो दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग करते हैं उनके बाद जो शेष जो वस्तुएं बचती हैं, जो अवांछित होती है और हमारे अनुपयोगी होती है, वो किसी काम की नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट जो होता है हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत जो भी वस्तुएं हम काम ले रहे हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, चाहे प्लास्टिक की थैलियां हो, जो भी दिन भर हम काम ले रहे हैं, काम लेने के पश्चात जो शेष जो वस्तुएं बचती हैं, जो अवांछित होती है और अनुपयोगी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि अपशिष्ट जो होते हैं उनको अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो अपन मोटे रूप से मुख्यतः बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जिन्हें हम बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहते हैं। दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, जिन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। मतलब जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल उन्हें कहेंगे जिन्हें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थों को धीरे 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 अपघटित कर देते हो, उनको क्या कर देते हो, धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन कर दिया जाता हो, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट उन्हें कहेंगे जिनका जैविक कारक जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा अपघटन नहीं किया जाता हो। जैसे अपन बात करते हैं कि प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, तो उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहेंगे। और जैसे अपन बात करें घरेलू कचरा है, सब्जियां हैं, कृषि के अपशिष्ट हैं, इनको जैविक कारकों के द्वारा जो है सरल पदार्थों के अंतर्गत तोड़ दिया जाता है, मतलब अपघटित कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहेंगे। तो आज अपन देखते हैं इसके बारे में कि जो अपशिष्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपशिष्ट की जो परिभाषा है उससे संबंधित बात करेंगे कि अपशिष्ट जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि जो अपशिष्ट होता है वह हमारे उपयोग में आने के बाद जो अवांछित और अनुपयोगी जो वस्तुएं बचती है, अवांछित और जो अनुपयोगी वस्तुएं बचती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। तो अपशिष्ट की परिभाषा क्या है? अपशिष्ट का आशय जो है, अपशिष्ट का जो मतलब है सीधा साधा कि हमारे उपयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से हैं। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट जो होते हैं अवांछित और अनुपयोगी, सिर्फ ये कीवर्ड याद रखना है आप लोगों को, अवांछित और अनुपयोगी जो सामग्री होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। सीधी सी बात है, अवांछित और अनुपयोगी जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसका मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को जैविक कारकों के द्वारा अपघटित किया जा सकता है। जैसे घरेलू कचरा है हमारा, कृषि के अपशिष्ट हैं, जैविक चिकित्सा के अपशिष्ट हैं, जैसे रुई है, पट्टियां हैं, रक्त है, मांस के टुकड़े हैं, इनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सीधे आसानी से क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। अर्थात कोई भी कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसे मिट्टी में जीवों के द्वारा किसमें? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, एक पानी में और मीथेन गैस में क्या कर दिया जाता हो? संश्लेषित कर दिया जाता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट होते हैं जब वो अपघटित होते हैं तो उनसे CO2 गैस निकलती है,
थोड़ा पानी निकलता है और मीथेन गैस निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। याद रखिएगा आप लोग, जब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ अपशिष्ट जो है वो अपघटित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पानी निकलेगा और मीथेन गैस निकलेगी। याद रहेगा आपको। अगला आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट जो होता है वे अपशिष्ट होते हैं जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, तो उन्हें बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। याद रहेगा आप लोगों को। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं उनको बोलेंगे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स हैं, पॉलीथीन है, कांच है, सिरिंज है, धातु के टुकड़े हैं। अर्थात इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, पानी में और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जब वो अपघटित होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल निकलेगा और मीथेन गैस साथ में बनेगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रकार है वो ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट में के तहत क्या निकलता है? देखो, घरों से, कारखानों से, अस्पतालों से, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट शामिल होता है इसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत। दूसरा होता है तरल अपशिष्ट। इसमें जल संयंत्र जो होते हैं, घर होते हैं, कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, उनसे जो अपशिष्ट द्रव निकलता है वो क्या कहलाएगा? तरल अपशिष्ट कहलाएगा। जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो उनका जो अपशिष्ट जल जो होता है वो वहां से निकलता है, नदियों में मिला दिया जाता है, तो तरल अपशिष्ट होगा। सूखा अपशिष्ट जो होता है, बिल्कुल सूखा कचरा होता है, वो न तो तरल होता है न द्रव होता है, बिल्कुल सूखे के रूप में होता है। और कई जो कारखाने होते हैं उनसे क्या होती है? गैसें निकाली जाती हैं, गैसें उत्सर्जित होती हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण करती है, तो वो क्या कहलाएगी? गैस अपशिष्ट कहलाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट बताया, अस्पताल से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। याद रखना आप लोग कि बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं? जो अस्पताल से निकलने वाला जो कचरा होता है, जैसे रुई है, पट्टियां है, मास्क है, जो उत्तक टुकड़े हैं, उत्तक हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएंगे। उसके बाद आता है ई वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं हमारे, जैसे कंप्यूटर, टीवी वगैरह, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनसे निकलने वाला जो कचरा होता है उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ई वेस्ट कहते हैं। और सबसे करंट का जो क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग कि सबसे ज्यादा जो ई वेस्ट जो होता है वो किस राज्य से निकलता है? वो है महाराष्ट्र से निकलता है। क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ई वेस्ट जो होता है वो किस राज्य से निकलता है, तो वो आएगा आंसर महाराष्ट्र। याद रखना आप लोग। उसके बाद आता है खतरनाक कचरा जो होता है, वो कौन सी श्रेणी का होता है? हेजार्डियस जो वेस्ट होता है, जैसे तेजाब होता है, विषैले जो रसायन होते हैं केमिकल वाले, जो जिसका अपन बात करते हैं, जो खेतों से जो पानी निकलता है उसके अंदर जो उर्वरक होते हैं, जैसे यूरिया है, विषैले जो तत्व होते हैं, तेजाब है, तो ये सब हेजार्डियस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। याद रखना आप लोग, जो खतरनाक जो तत्व होते हैं, जैसे अपन विषैले केमिकल्स बात कर सकते हैं, तेजाब हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये सब जो किसमें आएंगे? हेजार्डियस वेस्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो हमने यहां पर पढ़ा है कि एक तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, ठोस, तरल, सूखा, गैसीय और खतरनाक जो अपशिष्ट हैं ई वेस्ट, ये सब पढ़ा हमने इसके अंतर्गत कि जो है अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना आप लोग, ई वेस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा किस राज्य से निकलता है? तो हम आंसर देंगे महाराष्ट्र से निकलता है। अब देखो अपशिष्ट के क्या क्या स्रोत हैं। अपशिष्ट के स्रोत, वातावरण में अपशिष्ट जो होता है हमारे घरों से निकलता है, नगर पालिका क्षेत्र से निकलता है, उद्योग खनन से निकलता है, कृषि से निकलता है और चिकित्सा से निकलता है। याद है आप लोगों को? सीधी सी बात है। घरों से क्या निकलता है? याद है आप लोगों को? घरों से जो सामान्य रूप से सब्जियां निकलती है, कागज है, गत्ते हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, और दिन प्रतिदिन के जो सामान्य हमारे लकड़ी है, धातु के टुकड़े हैं, सब्जियां, फलों की छिलके हैं, ये सब जो है कहाँ से निकलते हैं? हमारे घरों से निकलते हैं। इसी प्रकार अपन दूसरी बात करें कहाँ से? नगर पालिका से। नगर पालिका क्या करती है कि संपूर्ण जो कूड़ा कचरा एकत्रित करती है वो इसमें आता है। उसके अलावा जो है घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मलमूत्र हैं, विभिन्न संस्थान हैं, बाजार हैं, सड़कें हैं,
उनसे एकत्रित जो गंदगी है, मृत जानवरों के अवशेष है, मकानों के तोड़ने से निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो नगर पालिका जो क्षेत्र है उससे मिलते हैं हमें। जैसे आप बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जैसे आपको पता है कांच है, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, ट्यूब है, सिरिंज है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, मतलब इनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। इनके अलावा देखो बायोडिग्रेडेबल जो होता है अस्पताल का, वो कौन कौन सा होता है, जैसे रक्त, मांस के टुकड़े हैं, संक्रमित ऊतक है और अंग जो होते हैं अनेक रोग के संक्रमण के माध्यम प्रदान करते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र से एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। उसका उद्योगों से देखो धातु के टुकड़े मिल रहे हैं, रासायनिक पदार्थ मिल रहे हैं, विषैले पदार्थ मिल रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ जो होते हैं, जो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, कचरा उद्योगों से। कृषि से देखो घास फूस है, पत्तियां हैं, डंठल आदि प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सामान्य बात थी कि भाई हमें अपशिष्ट जो है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, घरों से प्राप्त हो रहा है, हमें नगर पालिका से प्राप्त हो रहा है, चिकित्सा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, उद्योगों से, कृषि जो क्षेत्र है उनसे जो है हमें अपशिष्ट प्राप्त हो रहा है। तो हमने यहाँ पढ़ा कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट के स्रोत कहाँ से हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपशिष्ट का जो मैनेजमेंट है, वह जो वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि भारत सरकार जो हमारी, उसने 1975 के अंतर्गत एक शिव रमन समिति का गठन किया था अपशिष्ट मैनेजमेंट के लिए। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, भारत सरकार के द्वारा 1975 में जो वेस्ट मैनेजमेंट कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया था, उस समिति का नाम याद रखना शिव रमन समिति थी। उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो कचरा प्रबंधन जो है कार्य सरकार के द्वारा किए गए, उनसे इस समिति के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए, उन्हीं के आधार पर विभिन्न प्रकार के कानून जो हैं वो हमारे देश के अंतर्गत लागू हुए हैं। तो हम बात करते हैं बना आप इसके अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। तो देखिए आप लोग, अपशिष्ट प्रबंधन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट बात है यहाँ से कि भारत सरकार ने 1975 के अंतर्गत शिव रामन समिति का गठन किया था। याद रखना, शिव रामन समिति का गठन किया था, किस कार्य के लिए किया था, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही विभिन्न प्रकार की जो है अपशिष्ट जो प्रबंधन की जो विधियां हैं वो लागू की गई। तो अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है अपशिष्ट को एकत्रित करना है और उसका उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। मतलब अपशिष्ट को हम एकत्रित करेंगे, उसका उपचार करेंगे, इसकी जो उचित प्रक्रिया अपनाने से है। सरल शब्दों में अगर बात करें कि अपशिष्ट का प्रबंधन जो है ना, एक मार्थ अर्थ अपशिष्ट को एक मूल्यवान संसाधन में बदलना है। जो अपशिष्ट जो होता है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर दें, मूल्यवान संसाधन में बदल देते हैं और उसका वापस क्या करें, उपयोग करें। तो उसे ही क्या बोलेंगे, अपशिष्ट का प्रबंधन कहेंगे। तो अपशिष्ट का प्रबंधन में सबसे पहले देखो कुछ विधियां हैं, जैसे लैंडफिल विधि है। लैंडफिल विधि में क्या होता है, गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंतर्गत जो होता है कचरे को जमीन के अंतर्गत दबा दिया जाता है। याद रखना आप लोग, लैंडफिल विधि में क्या किया जाता है, जमीन के अंतर्गत गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उसके अंतर्गत दबा दिया जाता है। और दबाने के बाद धीरे धीरे वो क्या होते हैं, डिकम्पोस्ट होते जाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। याद रखना आप लोग, उसको लैंडफिल गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लैंडफिल गैस कहते हैं। आप तो इतना सा याद रखना, लैंडफिल का मतलब क्या है, कचरे को जमीन में दबा देना। ये तो सारी बात समझाने के लिए वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि है ये। इस विधि में शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए ध्यान रखा जाता है कि वो क्षेत्र जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है वो मिट्टी से ढका हो ताकि संदूषण से बचाव हो। मतलब खड्डे खोदा हमने और उसमें अपशिष्ट डाला और मिट्टी से ढक दिया ताकि प्रदूषण जो है वहां फैले नहीं। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ही वो कचरा डिकम्पोस्ट होगा इससे मीथेन गैस निकलेगी, CH4 गैस निकलेगी, इसको मीथेन गैस कहते हैं। और CO2 जो गैस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो याद रखना आप लोग, इसको लैंडफिल गैस कहा जाता है। कौन सी गैस बोलते हैं इसको, लैंडफिल गैस कहते हैं। मीथेन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लैंडफिल गैस कहेंगे। दूसरा होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या किया जाता है, देखो ये हाई टेम्परेचर पर कचरे को जला दिया जाता है। हाई टेम्परेचर पर क्या कर देते हैं, कचरे को जला दिया जाता है। अपन प्रबंधन की, अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों को पढ़ रहे हैं। तो इंसिनरेशन में क्या होता है, कचरे को उच्च ताप पर क्या करना, जला दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में अपशिष्ट को हाई टेम्परेचर पर तब तक जलाया जाता है जब तक कि वो किसमें नहीं बदल जाए, राख में न बदल जाए। तो इसको भस्मीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भस्मीकरण। क्या बोलते हैं इसको,
हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भस्मीकरण कहते हैं। कचरे को हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं और जब तक जलाया जाता है जब तक कि वो राख में न बदल जाए। याद रखना आपको, जब तक कि वो राख में नहीं बदल जाए। आगे याद रखना, जो ये अपशिष्ट प्रबंधन की जो विधि है वो व्यक्तिगत है, नगर पालिका और जो संस्थान है उनके स्तर पर की जाती है और ये अपशिष्ट मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। याद रखना आप लोग, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना सा याद रखना है आपको। भस्मीकरण या इंसिनरेशन में क्या करते हैं, कचरे को हाई टेम्परेचर में जला देते हैं और जलाने पर वो राख में बदल जाता है, बस इतना सा। और ये सब बात तो आपको याद नहीं रखनी। यूरोलिसिस में क्या होता है, यूरोलिसिस में अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। मतलब अवायवीय ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो होती है उसके अंतर्गत इसको क्या कर देते हैं, विघटित किया जाता है। उसको यूरोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूरोलिसिस। अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है, उस विधि को क्या बोलते हैं, यूरोलिसिस कहते हैं। याद रखना आप लोग, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो वेस्ट होता है पदार्थ, उसको विघटित करने की, जो केमिकल जो रिएक्शन के रूप में अपघटित करने की विधि होती है, उसको यूरोलिसिस कहते हैं। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। उसके बाद देखना आप कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो हमारे घर से जो कचरा निकलता है, गोबर की खाद निकलती है और जीव जंतुओं के मलमूत्र निकलते हैं, उसे एक गड्ढे के अंतर्गत क्या करते हैं, जिसे अपन रेवड़ी कहते हैं ग्रामीण भाषा में, उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। और तो वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोस्ट कर देते हैं और उसको गोबर की खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही क्या कहलाएगा, कंपोस्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, कंपोस्टिंग। सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे, उनके द्वारा बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में बदलना क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग कहलाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इस क्रिया में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभा देते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है उसको धीरे धीरे अपघटित करके किस में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद कहते हैं। उसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है, जो जैविक कचरा होता है, उसके अंदर का जो केचुए छोड़ दो आप, जैसे तो केचुए छोड़ दोगे तो केचुआ क्या करेगा, उसे मिट्टी उसको खाएगा और खाने के बाद जो खाद बनाता है उस खाद को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। याद रखना आप लोग, केचुए से बनने वाली खाद को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसका आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब पुनर्चक्रण, मतलब पुराने कचरे से आप क्या करो, उपयोगी वस्तुएं बनाएं। आजकल विद्यालय के अंतर्गत भी याद हो तो आप लोगों को पुरानी जो वस्तुएं होती है उनको रिसाइकिल करके विद्यार्थियों को नई नई चीजें बनाने की तकनीक सिखाई जाती है। तो इस प्रकार जो है हमने अपशिष्ट का प्रबंधन पढ़ा कि अपशिष्ट प्रबंधन हम किस प्रकार कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे पहले उस समिति का नाम याद रखना आपको। 1975 में जो शिवरामन समिति बनी थी वो अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य के लिए बनाई गई थी सरकार के द्वारा। याद रखना आप लोग, इसी समिति की सिफारिश के आधार पर ही सारे वेस्ट मैनेजमेंट कार्य सरकार के द्वारा किए गए थे। उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां बता दी। लैंडफिल विधि, कचरे को जमीन में दबाना। दूसरा होता है इंसिनरेशन, कचरे को जला देना। तीसरा विधि पढ़ी हमने यूरोलिसिस। यूरोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, कचरे को अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, रासायनिक विघटन कर देते हैं उसका। कंपोस्टिंग में जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को खाद में बदल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं, वो केचुए जो होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं जैविक जो कचरे से। उसके बाद जो होता है रिसाइकलिंग में पुराने कचरे का उपयोग करके हम जो उपयोगी वस्तुएं हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए याद है आपको एक सिद्धांत है 3R सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि कचरा जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसका कौन सा सिद्धांत है, 3R सिद्धांत है। 3R सिद्धांत में देखो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कि हमें अनावश्यक किसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज का हमारी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए, उसे बोलेंगे रिड्यूस। रीयूज का मतलब है वस्तुओं का अपन बार बार उपयोग करते रहें, उसे रीयूज कहेंगे। रिसाइकल का मतलब है पुराने कचरे से आप उपयोगी वस्तु बना लो, उसे हम रिसाइकल कहेंगे। तो 3R सिद्धांत याद रखेगा, आएगा परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछेंगे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का 3R सिद्धांत समझाइए, तो आप बता सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट का 3R सिद्धांत में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होता है।
रिड्यूस के अंतर्गत हम किसी वस्तु का अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। रियूज में वापस बार बार उस चीज को उपयोग कर सकते हैं, और रिसाइकल अपन उससे पुरानी वस्तु से नई उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, आएगा परीक्षा में। देखो 3R सिद्धांत क्या कह रहा है, रिड्यूस मतलब कम करना, अनावश्यक उपयोग को रोकना, रीयूज पुनः उपयोग, वस्तु को बार बार उपयोग में लेना, रिसाइकल पुनः चक्रण मतलब पुराने कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाना। ये जो चक्रण है, ये जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो है वो 3R सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, याद रखना आप लोग। उसके बाद देखो इसके जो ठोस जो हमारा जो अपशिष्ट प्रबंधन है उससे के कुछ कानूनी प्रावधान भी हमारे सरकार के द्वारा किए गए हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कानूनी जो प्रावधान जो है, नियम है, रेगुलेशन है, सरकार के द्वारा बनाई गई है। जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का नियम 2016 में बनाया था, याद रखना आप लोग, आपको तो नियम याद रखने बस। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो नियम है वो कब बनाया गया था, सरकार के द्वारा 2016 के अंतर्गत बनाया गया था। तो इसके आधार पर सरकार ने क्या किया कि जो अपशिष्ट हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल और जो घरेलू खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए व्यवस्था की इसके अंतर्गत, उसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहेंगे। दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशंस अपशिष्ट प्रबंधन। जो कंस्ट्रक्शन जो साइड होती है वहां से लकड़ी के टुकड़े हैं, प्लास्टिक है, ईंट, कंक्रीट, इस प्रकार के जो वेस्ट निकलते हैं उनका आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार उनको दोबारा उपयोग करें। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 में, अक्टूबर 2016 में लागू हुआ था। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनका जो कचरा निकलता है उसको किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, तो वो उसके लिए प्रशिक्षण देना। तो ये ई कचरा प्रबंधन का नियम कब आया था, 2016 में। तो याद रखना आप लोग को, इनका सिर्फ आपको इस स्तर पे तो सिर्फ इतना सा याद रखना है, 4th ग्रेड स्तर पे तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा परीक्षा में कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब आए थे, याद रखना आप लोग, 2016 के अंतर्गत। इसमें क्या किया गया, देखो 3 प्रकार के, एक तो बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों के अंतर्गत रखकर स्थानीय जो निकाय जो है हमारे नगर पालिका, नगर परिषद जो है उनके द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को देना होता है। जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है वो 2016 में, इसके नियम में क्या बात थी कि भाई ये बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल और घरेलू खतरनाक जो पदार्थ है उनको अलग अलग इकट्ठा करो, और जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद, उनकी जो सुविधाएं है, जो गाड़ी आती है उनमें उनको इस प्रकार व्यवस्थित करो और उनको दे दो आप। ये किसके अंतर्गत है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत। आपको तो सिर्फ इतना सा याद करना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब लागू हुआ, 2016 में। दूसरा है कंस्ट्रक्शंस एवं डेमोलिशंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो ये किससे संबंधित है, जो भवन निर्माण जो करते हैं ना, जो भवन का निर्माण किया जाता है तो उसमें भी क्या होता है, वेस्ट निकलता है, तो उससे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम है। तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, ईंट है, कंक्रीट है आदि में इसको वर्गीकृत करके इकट्ठा करना इस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए अगला आता है ई कचरा प्रबंधन नियम। ई कचरा इंपोर्टेंट याद रखना आप लोग, कब ई कचरा प्रबंधन नियम जो है 2016, वो अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आया था। वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना, अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का नियम भी 2016 से था, और ई कचरा प्रबंधन जो है, ई वेस्ट मैनेजमेंट भी 2016 से प्रभाव में आया था। श्रमिक जो होते हैं उनको ई कचरे को प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, और इस नियम से पहले ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग जो नियम 2011 कार्यरत था। ये 2016 जो नियम लागू हुआ उसके पहले ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 कार्यरत था। अब जो है वर्तमान में इसकी जगह 2016 का जो नियम है वो प्रभाव में है। याद है आप लोगों को, रह जाएगा बिल्कुल, यस बोलिए सब लोग, चले आगे। उसके बाद देखना आप लोग, अगला आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम, BMW। ये वेरी वेरी मोस्ट है, आएगा परीक्षा के अंतर्गत। BMW का फुल फॉर्म क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कब आता है, 2016 में। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में, ई कचरा प्रबंधन 2016 में। उसके बाद बायोडिग्रेबल जो है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी कब आया, 2016 में। देख रहे होंगे आप लोग कि अस्पताल के अंदर जाओगे तो पीला डब्बा, लाल डब्बा, नीला डब्बा, काला डब्बा, आपको अलग अलग पात्र मिलेंगे, कचरा पात्र। तो उसके अंतर्गत जो होते हैं पीले पात्र जो होते हैं उसके अंतर्गत तो याद रखना आप लोग, जो मानव उत्तक होते हैं, मांस है, प्लास्टर है, इस प्रकार के जो पदार्थ है वो तो पीले डब्बे में डाले जाएंगे। याद रखना क्वेश्चन आएगा, पीले डब्बे में क्या क्या डाला जाता है, मानव उत्तक है, अंग है, मांस है, प्लास्टर है, ये किस में डाले जाएंगे, पीले डब्बे के अंतर्गत डाले जाएंगे।
उसके बाद आता है जैसे लाल पात्र में प्लास्टिक की जो जितनी भी वस्तुएं होती है, सिरिंज वगैरह जो भी होती है, वो सब किस में जाएंगे, लाल में, रेड में डाले जाएंगे। प्लास्टिक और सिरिंज किस में डाला जाएगा, रेड में। जो और नीले जो पात्र होगा उसमें कांच की वस्तुएं और जो शीशियां होती है, जो शीशी वगैरह होती हैं, वो कांच की वस्तुएं किस में जाएगी, नीला पात्र में जाएगी। काला पात्र में जो सामान्य जो कचरा होगा वो किसके अंदर जाएगा, काले पात्र में। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना आप लोग कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम कब आया था, 2016 में आया था। तो इसके आधार पर आपसे पूछ सकते हैं कि पीले पात्र में क्या डाला जाता है, जैसे मानव ऊतक है, अंग है, मांस है, प्लास्टर है, इसमें डाला जाएगा। लाल पात्र के अंदर प्लास्टिक है, सिरिंज वगैरह डाली जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, जो नीला पात्र है उसमें कांच की वस्तुएं जाएगी, काले पात्र में सामान्य वस्तुएं आएगी। याद रह जाएगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा देखिए कि भारत के अंतर्गत सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2016 जो है 1986 में लागू किया गया था नियम। और स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ था। तो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित और भी बातें हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि एक तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का था, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन जो था SBM जो है 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ था। पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का था, 1986 का। जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1986 में। और स्वच्छ भारत मिशन कब का था, 2 अक्टूबर 2014 का। याद रहिएगा आप लोगों को। ठोस प्रबंधन जो है कचरा 2016 में, ई वेस्ट 2016 में, बायोमेडिकल 2016 के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण 1986, स्वच्छ भारत मिशन 2014। याद रहिएगा आप लोगों को। वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहला है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कब हुआ स्टार्ट, 2016 से, याद रहिएगा। दूसरा BMW बायोमेडिकल वेस्ट कब हुआ, 2016 से। तीसरा ई वेस्ट भी कब से हुआ, 2016 से। चौथा पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम बनाया 1986 के अंतर्गत। चौथा, पांचवा है स्वच्छ भारत मिशन SBM 2 अक्टूबर 2014 से। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016, BMW जो है 2016, ई वेस्ट 2016, पर्यावरण संरक्षण 1986 और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से। याद रखिएगा आप लोगों को। अब याद रखना आप लोग, कुछ चुनौतियां हैं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित, सामान्य बातें हैं, पढ़ लेते हैं। देखो क्या चुनौती है, शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा है तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, बढ़ेगा। अपशिष्ट पदार्थ बढ़ेगा तो इसका अपघटन जो है प्रबंधन करना जो होगा बाधित हो जाएगा। शहरीकरण में तीव्रता के साथ ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, संख्या बढ़ती जाएगी तो कचरा भी बढ़ता जाएगा। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफी हद तक इसने प्रभावित किया है, किसने, शहरीकरण को। दूसरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। आपने नियम तो बना दिया लेकिन इस नियम का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। अगला देखिए आप लोग, अधिकांश नगर पालिकाएं बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करती थी, खुले में छोड़ देती हैं, ठीक है, और डंप कर देती है। वहां पर बड़े पैमाने पर रोग के जीवाणु फैल जाते हैं। आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और दूषित रसायन भूजल में मिलता है। वहां के लोगों का जनजीवन जो होता है काफी नुकसानदायक हो जाता है। याद है आप लोगों को, नगर पालिकाएं किसी भी जो कचरा होता है उसको उपचारित किए बिना ही क्या करती थी, कम डाल देती है, डंपिंग कर देती है और ऐसे स्थान पर डालती है जहां आसपास की बस्तियां होती है। तो उसमें क्या होती है, जीव जो होते हैं उनको सड़ा देते हैं, गंदी बदबू आती है, वहां से विषैली गैसें निकलती रहती है। तो उससे क्या होगा, जनजीवन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ये भी एक प्रकार की चुनौती है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है। अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं, बिल्कुल ये अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों का कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उनके जीवन को भी तो खतरा है।
जब वो उसको कचरे को लेके जाते हैं तो उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, वो उनको भी श्वसन से संबंधित बीमारी हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं हमारे सामने अपशिष्ट प्रबंधन से हैं। याद रखने आप लोग, अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाले नुकसान क्या क्या है। देखो नुकसान में सीधी सी बात है, याद है आप लोगों को कि अपशिष्ट प्रबंधन कर रहे हैं अपन, जो अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ क्या करेगा, जल प्रदूषण करेगा, भूमि प्रदूषण करेगा, वायु प्रदूषण करेगा, गंदा पदार्थ पानी में मिलेगा। जैसे अपन बात करें कि यमुना के अंदर का, जो मथुरा के अंदर का जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला पानी कहाँ जा रहा है, यमुना जी के अंदर जा रहा है, तो वहाँ का पानी बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है बिल्कुल। उसके बाद बात करें कि जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन, इनको जलाते हैं तो वायु प्रदूषण हो रहा है और भूमि प्रदूषण हो रहा है। भूमि के अंदर पॉलीथीन जो है वो भूमि की उर्वरकता को खत्म कर रही है। इस प्रकार जो है इनसे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। पॉलीथीन जो है, हमारे घरों में जो कचरा निकला हमने थैली में डाला और उसको बाहर फेंक दिया, गाय आई उसको खाया। तो कई बार आप लोगों ने समाचार पत्रों के अंदर देखने को पढ़ा होगा कि किसी गाय के पेट का ऑपरेशन किया, वहां से इतने किलो पॉलीथीन निकली है। तो जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं, मनुष्य तो प्रभावित हो ही रहा है, पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण भी को नुकसान पहुंच रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है। याद है आप लोगों को। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्लास्टिक जो होता है ना, उसमें बिस्फेनॉल पदार्थ होता है, बिस्फेनॉल केमिकल होता है, और ये केमिकल क्या करता है, हमारे में डायबिटीज जो है और लिवर एंजाइम को क्या कर देता है, ये असंतुलित कर देता है बॉडी के अंदर। याद रखना, प्लास्टिक के जितने भी उत्पाद होते हैं, जितनी भी चीजें प्लास्टिक की होती है, उसमें एक केमिकल होता है बिस्फेनॉल। वो बिस्फेनॉल क्या करता है, हमारे को डायबिटीज और लीवर से संबंधित जो हमारे एंजाइम होते हैं उनको क्या कर देता है, इनबैलेंस कर देता है। उसके बाद जो आपको पता है कि पॉलीथीन का कचरा जलाया जाएगा, प्लास्टिक जलाया जाएगा, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सारी विषैली गैसें निकलती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसको के लिए उत्तरदायी होती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, वायु प्रदूषण बढ़ा देती है, और हमारी त्वचा से संबंधित कई रोग हो जाते हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार अपशिष्ट से बहुत सारे हमें नुकसान होते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार कि अपशिष्ट पदार्थ मानव के साथ साथ पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण होता है। प्लास्टिक उत्पाद में जो बिस्फेनॉल केमिकल होता है, जो मधुमेह, डायबिटीज है और लीवर एंजाइम को इनबैलेंस कर देता है। पॉलीथीन कचरा जलाने से CO2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, विषैली गैसें निकलती हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र को, हमारी स्किन को और आंखों को नुकसान पहुंचा देती है। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखना आप लोग, इनसे नुकसान होने वाला। उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है। याद रखेगा आप लोग, आपका जो टॉपिक है यहाँ समाप्त हो चुका है कि मैनेजमेंट जो है अपशिष्ट का वो किस प्रकार किया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट की जो मैनेजमेंट के जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए थे वो हमने पढ़ लिए, अपशिष्ट के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं वो पढ़ लिए। मेरा मानना है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में क्लिक हो जाएगा। आप अच्छे से इसके नोट्स तैयार कर लेना। उसके बाद देखना आप लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं अपन। देखना कि जैव अपशिष्ट को निस्तारण जो है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है। जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, एक तो सबसे पहली है भूमि भराव, मतलब भूमि में अमर डाल दें। दूसरा भस्मीकरण, पुनर्चक्रण और जल में निस्तारण। तो हमारी जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट होते हैं ना, उनको क्या कर दो आप, बिल्कुल जला दो, उनको जला दो आप लोग। तो जलाने के बाद क्या होगा, वो राख में बदल जाएंगे और उनसे नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उपचार में है। पुनर्चक्रण जो है वह रिसाइकिल है, वो किस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं उनके उपचार की उत्तम विधि है, बताइए आप लोग। एक तो सबसे पहले धात्विक अपशिष्ट है, चिकित्सकीय अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं ना, उनको क्या करते हैं अपन, पूरा दोबारा रिसाइकिल करके दूसरी चीज बना सकते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा धात्विक अपशिष्ट होते हैं। वो कौन से अपशिष्ट होते हैं, धात्विक अपशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसे कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, और वो टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे विश्व उष्णन की जो समस्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या होती है, वो इससे पैदा हो जाती है। याद रखना आप लोग, किससे, CO2 गैस से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, भारत के
बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना निकलता है। जो बड़े नगर हैं भारत के, उसके अंदर प्रति व्यक्ति कितना कचरा फैलाता है, वो है 4 से 6 किलो एक व्यक्ति जो है एक दिन में अब कचरा फैला देता है बड़े नगरों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खाद जो होती है वो किससे बनाई जाती है? घरेलू कचरे से, कृषि अपशिष्ट से, दोनों से, या कोई नहीं? तो घरेलू अपशिष्ट जो हमारे निकलते हैं, याद हो आप लोगों को, फल जो हमारे फल हैं उनके छिलके हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, वो घरेलू कचरा होता है। कृषि के अपशिष्ट होते हैं, जब अपन बात करें जो पत्तियां होती है, डंठल होते हैं, वो सब दोनों मिलकर क्या बनाई जाती है? उससे जैविक खाद बनाई जा सकती है। याद रहेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट नियम कब लागू हुआ था? अभी पढ़ाइए आप लोगों को। बायोमेडिकल जो वेस्ट नियम 2016 के अंतर्गत लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग जो है पात्र लिए थे, उनके अंतर्गत अलग अलग वस्तुएं हमने डाली थी, याद हो तो आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, MSW का पूरा नाम क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड MSW का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम बताइए आप लोग। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होगा वो किसका फुल फॉर्म होगा? MSW का, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगली जो फुल फॉर्म आ रही है वो किसकी? देखो, RDF जो है उसका पूरा नाम क्या है? RDF का पूरा नाम याद रखना आप लोग। RDF का पूरा नाम क्या है? रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, पहले पुराने एग्जाम में आ चुका है। RDF का पूरा नाम क्या है? रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब यह है, याद रखना, सीधा साधा, जैव निम्नीकरणीय, मतलब जिनका विघटन किया जा सकता है। नहीं है, यहां क्या पूछ रहा है? ये नहीं है। निम्न में से कौन सा कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? देखो, कागज का पुनः अपन अपघटन कर सकते हैं, गोबर का भी कर सकते हैं, सब्जियों को छिलकों का भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की जो वस्तुएं उनका अपघटन नहीं कर सकते, उनका विघटन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए असंगत हैं। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना है, याद रखना हम लोग। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए असंगत हैं, मतलब पीले पात्र में कौन सी चीज डाली जाएगी, लाल पात्र में कौन सी चीज डाली जाएगी, नीले पात्र में कौन सी चीज डाली जाएगी, और काले पात्र में कौन सी चीज डाली जाएगी? तो आपको पता है पीले पात्र के अंतर्गत तो क्या डालते हैं, बताइए आप लोग? जैसे मांस है, मानव उत्तक हैं, प्लास्टर हैं, ये डाला जाता है इसके अंतर्गत। नीले पात्र में प्लास्टिक की और सिरिंज डाली जाएगी, याद है आपको। उसके बाद लाल पात्र जो होता है उसमें प्लास्टिक और सिरिंज डाली जाती है, और नीला पात्र होता है उसमें कांच की वस्तुएं हैं, जो शीशियां हैं, ये इसमें डाली जाएगी। काले पात्र में सामान्य डाली जाएगी। तो कौन सा असंगत है? तो आंसर जो है पीला पात्र यहाँ पर क्या है? असंगत है, पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा अगला क्वेश्चन में आप बनाता हूं आपसे कि ई वेस्ट जो है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? ई वेस्ट सर्वाधिक प्राप्त होता है, किस राज्य से प्राप्त होता है ई वेस्ट? तो आप आंसर देंगे किससे प्राप्त होता है? महाराष्ट्र से। किससे प्राप्त होता है? महाराष्ट्र से, याद रह जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। आपसे पूछा जा सकता है, SBM स्वच्छ भारत मिशन जो है कब प्रारंभ हुआ था? बताइए आप लोग, कब प्रारंभ हुआ था? तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 2014 से SBM स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि ई वेस्ट का तो बता ही दिया आपको। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रूल्स कब आए हैं? बताइए आप लोग। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बताइए कब आए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कब आए हैं। 2016 के अंतर्गत आए हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समिति कब गठित की गई थी? 1975 में। कौन सी समिति? शिवरामन समिति जो है अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित समिति थी। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप लोग जो हैं अच्छे से इस वीडियो को देखना। मेरा मानना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% क्लिक होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।